क्रिमिनल्स में मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज क्रिमिनल्स में खुलासा होगा एसआई की मर्डर मिस्ट्री का। थाना परिसर में एसआई की हत्या हुई थी, जिस कत्ल के पीछे था कातिल का इंतकाम की इनसाइड स्टोरी। बस थोड़ी देर में इसके साथ होगा नकली एसपी साहब का प्रेम जाल। फेक आईडी बनाकर कैसे मोहब्बत का जाल बना, कैसे लड़की के गांव पहुंच गया ये फर्जी एसपी साहब। खुलासा बस थोड़ी देर में। ठगी की एक सी वारदात भी होगी जब एक महिला पुल से कूदकर जान देती है, जिसके पीछे था 25 लाख की लॉटरी वाला कॉल। इस मिस्ट्री की तफ्तीश के साथ ही दिखाएंगे 420 का कारनामा भी, और होगी वो मर्डर मिस्ट्री जब क्राइम सीन पर हत्यारा छोड़ गया मोबाइल। पिछले 15 दिनों से पुलिस वाले एसआई की मर्डर मिस्ट्री की तफ्तीश कर रहे थे। थाना परिसर के बैरक में बने घर में घुसकर एसआई की हत्या कर दी गई थी। होली के दूसरे दिन यह वारदात हुई थी, जिस कत्ल के पीछे की कहानी थी होली के दिन डीजे पर बवाल और जेल जाने का इंतकाम। यह बदला पर होश उड़ाने वाला है। देखिए। इसमें मेन चीज था कि उसका जो संदेही है उसका उस लोकेशन पे आना और उसके बाद बयानों में विरोधाभास होना। थाना परिसर में एएसआई का मर्डर। पंद्रह दिन बाद खुला राज। होली वाली रात डीजे पर बवाल। जेल जाने का इंतकाम। हत्यारे का दिल दहलाने वाला बदलापुर। तारीख 9-10 मार्च की दरमियानी रात जब खाकी पर हमला हुआ। कोरबा के थाना बांगो में पोस्टेड एएसआई नरेंद्र सिंह परिहार की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई। थाना परिसर में बने बैरक में ये मर्डर हुआ था, जिसने लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े किए। आखिर किसने खेली थी खून की होली? क्यों एएसआई को खामोश कर दिया गया? बेखौफ बदमाश जिसे खाकी का भी खौफ नहीं। आखिर वो कातिल कौन था? कैसे वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ? और सबसे बड़ी बात, एएसआई नरेंद्र सिंह परिहार का मर्डर क्यों हुआ? कोरबा और बिलासपुर पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी। उन केस फाइल को भी खंगाला जा रहा था, जिसकी एएसआई विवेचना कर रहे थे। क्या इसके पीछे कोई रंजिश थी? इसमें सारे एंगल पे लगातार जांच की जा रही थी। खासकर इसमें टेक्निकल टीमें लगी हुई थी, खासकर बिलासपुर और कोरबा की साइबर टीमें इसमें संयुक्त रूप से काम कर रही थी। इसमें टेक्निकल विंग में इस ब्लाइंड मर्डर में एक हमको टेक्निकल क्लू मिला, जिसके आधार पे वो क्योंकि अकाट्य था और उसमें कोई शक शुबा नहीं था कि बिना उस चीजों को बगैर कोई आदमी इस घटना को खारिज किया जा सकता। होली के दूसरे दिन कत्ल की वारदात हुई, जब पुलिस वालों की होली थी। क्या पुलिस वालों की होली से मर्डर का कनेक्शन था? क्या कोई पारिवारिक विवाद कत्ल की वजह थी? कई सवाल थे। हत्यारे तक पहुंचने के लिए पुलिस साइंटिफिक तरीके से भी तफ्तीश कर रही थी। कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे थे और पूरी कहानी होली वाले दिन पर टिक गई। उस दिन कुछ हुआ था, कुछ ऐसा जब 25 साल की हत्यारे ने तय किया वो एएसआई की हत्या कर देगा। आरोपी निकला 25 साल का करण गिरी, जो बांगो थाना इलाके में ही रहता है। होली वाले दिन लेट नाइट तक आरोपी डीजे बजा रहा था। उस वक्त ड्यूटी पर तैनात एएसआई परिहार ने डीजे बजाने से मना किया और डीजे थाने ले आए। इसमें संदेही करण गिरी, जो रहने वाला ढिढाईपारा बावापारा का है, उससे लगातार इसमें पूछताछ की जा रही थी। अपने बयान को वो कई बार विरोधाभास प्रतीत होता था, इसमें लगातार उसको क्रॉस चेक किया गया। जो हमको टेक्निकल एविडेंस जो मिला था, उसके आधार पे जब उसको कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसने मामला स्वीकार किया और उस हत्या को करना स्वीकार किया। अगले दिन पुलिस वालों की होली थी, उसमें डीजे बज रहा था। आरोपी पहले से ही बदला लेने की फिराक में था, जिसे लगा उसकी होली के रंग में भंग डाला गया। हत्या करने का कारण वो यही बताया कि कुछ दिनों पूर्व उसको आबकारी के मामले में एएसआई परिहार क्योंकि विवेचक थे, उनके द्वारा उनको जेल भेजा गया था। जेल में करीब वो 15-20 दिन रहा, 15-16 दिन। वहाँ से जेल से छूटने के बाद
होली के दिन इन लोग साउंड सिस्टम में पार्टी कर रहे थे। लेट नाइट होने के कारण परिहारी वहाँ पे गया और वहाँ पे पेट्रोलिंग पार्टी के माध्यम से मना किया और नहीं मानने के कारण उनको साउंड सिस्टम को उठा के थाना ले आया था। और अगले दिन इसको जब देखा कि पुलिस वाले उस दिन अगले दिन होली मना रहे हैं, वो आक्रोशित हो गया कि कल हमारे होली को बर्बाद किया। ये बदला पुराना भी था। दिसंबर में एएसआई परिहार ने शराब केस में आरोपी करण गिरी को जेल भिजवाया था और अब डीजे पर घमासान। कत्ल की वारदात ऐसे हुई थी। दिनांक के दिन 9 और 10 तारीख के दरमियानी रात को उनके कमरे में गया, दरवाजा खटखटा के उसको उठाया और टंगिए से उसके ऊपर संघाती वार किया था और हत्याकार्य करने की नियत से उसके ऊपर चोट पहुंचाई थी, जिससे उसकी जो मृत्यु हुई और वहां से आके वो टंगियों को छुपा दिया था। कथन के पश्चात जो इसके मेमोरेंडम के आधार पे इसके घटना दिनांक को पहने हुए कपड़े और घटना में कारित किए गए टंगिया दोनों को जब्ती किया गया है। हत्यारे का बदला दिल दहलाने वाला है। कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे एसपी साहब से जो फेसबुक पर एक लड़की से दोस्ती करते हैं, उससे इजहार इश्क करते हैं और लड़की के गांव पहुंच जाते हैं। गांव वालों पर एसपी साहब रौब झाड़ते हैं, दरिया दिल भी है। गांव वालों को काम के लिए लाखों का चेक भी देते हैं, लेकिन एसपी साहब की पोल खुल जाती है। जो दरअसल नकली एसपी था, कैसे खुला ये राज, आप भी देखिए नकली एसपी साहब का प्रेम जाल। नकली एसपी साहब का प्रेम जाल। पहले दोस्ती, मोहब्बत का इकरार, वो दिखाए वर्दी का रौब, चेक देकर लोगों को करे इंप्रेस। चेक बाउंस, खुल गई पोल। आपने न जाने कितने ठग देखे होंगे, न जाने कितने ऑनलाइन लुटेरों के बारे में सुना होगा, सेक्सटॉर्शन गैंग की भी न जाने कितनी वारदात देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको एसपी साहब से मिलवाएंगे। ये कप्तान साहब, जिनकी फेसबुक पर आईडी थी राम एसपी के नाम से। उमरिया के एक गांव की रहने वाली लड़की से इन एसपी साहब की दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदल गई। अब एसपी साहब फेसबुक से निकलकर सीधे लड़की के घर पहुंच गए। उसे अपनी पत्नी बनाकर कई दिनों तक घर में ही डेरा डाल दिया और ये भी कहा कि उनकी अगली पोस्टिंग तो उमरिया में ही है। जाहिर सी बात है, साहब का रौब और टशन देख सब उनकी हाँ में हाँ ही मिला रहे होंगे। उसके बाद गांव वालों की मदद से पीछे नहीं हटे, सीधे लाखों रुपए का चेक दे दिया। ग्राम करौंदी से ये शिकायत मिली है। वहाँ की एक निवासी लड़की है जिससे इस व्यक्ति ने फेसबुक और मैसेंजर के माध्यम से फर्जी आईपीएस अपने आप को बताकर दोस्ती की और लंबे समय तक उससे बातचीत करता रहा, उसको अपने विश्वास में लिया। उसके बाद ये लगभग 15-20 दिनों से इसके गांव में आ गया और इसके साथ इसको अपनी पत्नी बनाकर रह रहा था। गांव वाले भी इन एसपी साहब की दरियादिली के कायल हो गए। यानी जमाई हो तो ऐसा। सोचिए, अभी तो चेक ही दिया था, जब पोस्टिंग होती तो ना जाने गांव का और गांव वालों का कितना उद्धार करते। लेकिन अभी तो असल कहानी बाकी थी। एसपी साहब ने दिल खोलकर चेक पर अमाउंट लिखा, लेकिन बैंक में चेक ही बाउंस हो गया। बस फिर क्या था, गांव वालों को शक हो गया, दाल में कुछ काला है। और यकीन मानिए, पूरी की पूरी दाल ही काली थी। ये एसपी साहब दरअसल असली नहीं, नकली हैं। जिसने फेक आईडी बनाई, इंदौर एसपी खुद को बताया और इसी फर्जी आईडी से उमरिया के गांव की लड़की को प्रेम जाल में फंसाया। जब इनको शक हुआ तो इन्होंने फिर जब पुलिस को सूचना दी, जब पुलिस ने छानबीन की तब पाया गया कि ये फर्जी व्यक्ति था और इसने फर्जी रूप से एक लड़की का शोषण किया और उसके ससुर और उनके परिवार वालों को भी झांसे में लेकर और फर्जी चेक वगैरह ही देता रहा।
इस नकली पुलिस वाले का असली नाम कपिल कुमार है। यूपी के बुलंदशहर का रहने वाला है, जिस पर थाने में 376 और 420 का मामला दर्ज हुआ है। ये फेसबुक में राम IPS नाम से इसने फर्जी आईडी बनाई थी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये व्यक्ति जो आरोपी है ये यूपी तरफ का कहीं का रहने वाला है। क्या नाम है? कपिल कुमार इसका नाम है। 28 वर्ष करीब इसकी आयु है। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तो इस नटवर लाल की एक ही काली करतूत का खुलासा हुआ है। आखिर इसके और कितने प्रेमजाल, ठगी के और कितने राज, तफ्तीश जारी है। उमरिया से विजेंद्र तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। साइड मिस्ट्री जो होश उड़ाने वाली है। महिला ने पुल से छलांग लगाई थी। आखिर मौत को गले लगाने की वजह क्या थी? मृतका के घर वालों ने जो बात बताई वो हैरान करने वाली है। महिला को कॉल आया था और मैसेज भी। उसे 25 लाख की लॉटरी लगी है। क्या ठगों के जाल में फंसकर हुआ जिंदगी का दी एंड? साइबर ठगों से जरा होशियार। देखिए रिपोर्ट। ठग की चाल, लॉटरी का जाल। साइबर फ्रॉड, 420 का खेल। ऐसे कॉल खतरे की घंटी है। महिला की सुसाइड मिस्ट्री, मौत की छलांग। साइबर फ्रॉड की ये वो कहानी है जो होश उड़ा देती है। कैसे भोले भाले लोग ऑनलाइन लुटेरों के जाल में फंस जाते हैं। ये वारदात उसी की गवाही दे रही है। अंबिकापुर के सीतापुर थाना इलाके में एक महिला की सुसाइड की खबर आई। पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंची। महिला की लाश पुल के नीचे मिली। महिला बहुत देर तक पुल पर खड़ी थी और उसके बाद मौत की छलांग लगा दी। अब सवाल था, आखिर महिला ने सुसाइड क्यों किया? लीचरमा गांव की रहने वाली सेववती पैकरा की मौत की इस मिस्ट्री में जब उसके घर वालों से पूछताछ हुई तो साइबर फ्रॉड की कहानी सामने आई। हम लोग को कल दोपहर लगभग 3-3:15 बजे ये सूचना मिली थी कि ग्राम लीचरमा राजापुर के मध्य जो पुल है माण नदी पे, उस पुल से एक महिला नीचे, पुल के नीचे एक महिला मृत अवस्था में पड़ी है। तो जैसे ही हमको सूचना मिली, मैं खुद और हमारी पुलिस टीम वहाँ पे गए, कुछ अधिकारियों को सूचना दी। वहाँ जाने के बाद जब हम लोगों ने आसपास के लोगों से पूछताछ किया तो प्रथम दृष्टया हमें ये ज्ञात हुआ है कि वो महिला रेलिंग पे खड़ी हो गई थी कुछ देर तक और खड़े होने के बाद फिर वो नीचे कूद गई। साइबर फ्रॉड वाले ये लुटेरे ना ही सिर्फ जेब पर डाका डालते हैं बल्कि जिंदगी भी छीन लेते हैं। ये महज खबर ही नहीं बल्कि आपको सावधान कर रही है। ऐसे ठगों से जरा होशियार रहिए। अब इस केस में तहकीकात में जो खुलासा हुआ या कहें जांच में जो प्रारंभिक तौर पर पुलिस को सबूत मिले वो नटवरलाल के जाल को बता रहा है। दरअसल सेवती पैकरा को अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल में कहा गया था आपकी लॉटरी लगी है, लॉटरी भी 25 लाख की। सेवती पैकरा इस चाल को समझ नहीं पाई। मृतका के घर वालों के मुताबिक प्रोसेसिंग फीस के रूप में ठग ने 15,000 मांगे। प्रोसेसिंग फीस जमा कर दी गई लेकिन अब भी लॉटरी के रुपए नहीं मिले। अब देखिए कैसे शिकार को फंसाया जा रहा था। प्रोसेसिंग फीस के 15,000 और बढ़ा दिए गए। ऐसा करते हुए करीब 1 लाख रुपए ठगों ने सेवती से ले लिए। कूदने की वजह अभी तक उनके घर वालों से पूछताछ पर हमको ये बात सामने आई है कि वो कुछ ऑनलाइन फ्रॉड के वजह से कुछ लोगों को पैसे दे रही थी और पैसे उनके वापस उनको नहीं मिल रहे थे। इस वजह से वो थोड़े मानसिक रूप से परेशान थी। इस संबंध में हम उनकी जांच कर रहे हैं। अभी कंफर्म हम उसमें नहीं हो पाए हैं पर प्रथम दृष्टया हमें यही प्रतीत हुआ है। सेवती ने लोगों से उधार रुपए लेकर ठगों को दिया था। अब उसे समझते ही देर नहीं लगी, वो ठगों की जाल का शिकार हो चुकी है। अब वो उधार के रुपए कैसे चुकाए और इसी टेंशन में उसने मौत को गले लगा लिया। इस मामले में पुलिस मोबाइल से राज खंगाल रही है। महिला ने कई लोगों के जरिए ऑनलाइन पेमेंट ठग को कराया था। जांच जारी है।
हालांकि पुलिस कई और एंगल्स पर भी जांच कर रही है। उसके अलावा तो अभी कोई किसी तरह की दूसरा तथ्य हमारे जांच में नहीं आया है। हमको जो प्रथम दृष्टया हमको सिर्फ यही बात अभी तक पता चली। हम सभी एंगल पे उच्च अधिकारियों का सभी एंगल पे जाके हम जांच करेंगे। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से अगली कार्रवाई करेंगे। सोचिए कितने शातिर और खतरनाक होते हैं ये ठग। सिर्फ बातों के जाल और लॉटरी जैसी जाल में किसी को मरने पर भी मजबूर कर देते हैं। ऐसे साइबर फ्रॉड से आपकी समझदारी ही आपको बचा सकती है। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खेत की वो खौफनाक मिस्ट्री जब खेत पर बने घर में सो रहे पति पत्नी पर हमला होता है। पत्नी के सामने पति का कत्ल हुआ। हत्या करने वाले को मृतक की पत्नी देख लेती है। दूसरा सुराग, क्राइम सीन पर खुद हत्यारा छोड़ जाता है। वो सुराग था हत्यारे का मोबाइल। आखिर मर्डर की मिस्ट्री क्या है, देखिए आप भी। खेत की ये खौफनाक मिस्ट्री है जिसकी तफ्तीश कांकेर के कोयलीबाड़ा थाना पुलिस कर रही है। खेत पर बने घर में 62 साल के बुजुर्ग सोनसाई दुग्गा सो रहे थे। परिवार भी साथ था। सोते वक्त किसी ने दस्तक दी और पति पत्नी पर डंडे से वार किया। इस हमले से सोनसाई बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। आखिर मर्डर की मिस्ट्री क्या है? कांकेर के केसोकोड़ा गाँव में सहकारी समिति डूंडा के अध्यक्ष सोनसाई की हत्या के पीछे किसका हाथ है? तक जो है रात में अपने परिवार के साथ घर पे सोए थे जब एक कोई अज्ञात व्यक्ति है वो आकर के उसने डंडे से प्रहार किया। हस्बैंड वाइफ दोनों पे प्रहार किया और प्रहार करके भाग गया वहाँ से। जो मृतक है उनको उपचार के लिए भानु प्रतापपुर हॉस्पिटल लाया गया था, लेकिन हॉस्पिटल लाते समय उन्होंने दम तोड़ दिया है और अभी परिवार के साथ हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। शुरुआती जो कार्रवाई है पोस्टमार्टम की वो हो गई है। पत्नी के सामने पति का कत्ल हुआ। मृतक सोनसाई की पत्नी ने पति के हत्यारे को देख लिया था। आखिर वो कातिल कौन है और कत्ल की वजह क्या? कुछ संदिग्ध लोगों के नाम सामने आए हैं, उनके बारे में पतासाजी की जा रही है और साथ साथ साइबर सेल की मदद से जो इनपुट्स हैं हमारे पास उन पर काम किया जा रहा है। उम्मीद है जल्दी ही जो आरोपी है उसका पता चल जाएगा। पुलिस हत्या के राज खंगाल रही है। इसी बीच क्राइम सीन पर हत्यारा खुद ही पुलिस वालों के लिए सुराग छोड़ गया। दरअसल मौके वारदात से भागते वक्त हत्यारे का मोबाइल गिर गया। वो कुछ क्लूज मिले हमको। एक मोबाइल फ़ोन भी मौके से बरामद हुआ है। वही उसी का परीक्षण करके हम लोग जो आरोपी है उस तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मोबाइल से खुलेगा कातिल का राज? क्या इस कत्ल में एक ही आरोपी शामिल है? वारदात के पीछे क्या कोई पुरानी रंजिश है या फिर पारिवारिक विवाद? इन सारे सवालों का जवाब क्या हत्यारे का मोबाइल देगा? कांकेर से खेम नारायण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 420 का ये वो कारनामा है, वो फ्रॉड की कहानी जिसे सुन आप भी दंग रह जाएंगे। लग्जरी कार के वो सौदागर जिस गिरोह ने फाइनेंस कंपनी को 4 महीने में 3 करोड़ से ज्यादा का चूना लगा दिया। गैंग गाड़ियां फाइनेंस कराता और लग्जरी गाड़ियों को सस्ते दामों पर दूसरे राज्यों में बेच देता। कैसे होती है ये धोखाधड़ी, आप भी देखिए। जालसाजी की ये अजब कहानी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन नटवर लाल के कारनामों का खुलासा हो रहा है। जिस खेल में फाइनेंस कंपनी को महज 4 महीने में 3 करोड़ का इस गिरोह ने चूना लगाया है। कहानी शायद आपको अब भी समझ नहीं आ रही होगी, तो जरा डिटेल में समझाते हैं। दुर्ग की खुर्सीपाड़ थाना पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी जब एक शख्स की सैलरी स्लिप पर कार, बुलेट, वॉशिंग मशीन फाइनेंस हुई, जिसमें सैलरी स्लिप देने वाले से गिरोह के दूसरे साथी ने कहा वो डॉक्यूमेंट सिर्फ जमा कर दे, डाउन पेमेंट और EMI हम भर देंगे। एक BSP एम्प्लॉय अपने गिरोह की मदद से 3 लोगों की सहायता से
लग्जरी गाड़ियाँ खरीदता है, बाइक खरीदता है, वॉशिंग मशीन खरीदता है, फाइनेंस कराता है और फाइनेंस कंपनी को धोखाधड़ी करते हुए उन गाड़ियों को और उन चीज़ों को किसी थर्ड पार्टी को अन्य राज्यों में बेच देता है। थर्ड पार्टी भी बिना डॉक्यूमेंट देखे औने पौने दामों में इन गाड़ियों को खरीद लेती है। जब तफ्तीश की गई तो फ्रॉड की नई कहानी का खुलासा हुआ। दरअसल जिस शख्स की सैलरी स्लिप ली गई थी उसे बेटी की शादी के लिए रुपए की जरूरत थी। गिरोह ने फायदा उठाया, मदद की और विश्वास जीत लिया। बस फिर क्या था, सैलरी स्लिप पर कार, बुलेट, वॉशिंग मशीन फाइनेंस करवाई गई। दाम में थर्ड पार्टी यूज करने के लिए गाड़ियों को बिना किसी डॉक्यूमेंट के, क्योंकि गाड़ी तो इनके ही नाम ट्रांसफर हुआ नहीं है। वो तो जो फ्रॉड का जो एंगल है उसमें यही चीज़ है कि एक आदमी अपना डॉक्यूमेंट देता है, अपने नाम पे गाड़ी खरीदता है और उसको फिर थर्ड पार्टी को इंटरमीडिएरीज की मदद से बेचता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से फ्रॉड की श्रेणी में आता है और एक ही सैलरी स्लिप पे करोड़ों के लोन्स कैसे दिए गए इसकी भी जांच की जाएगी। अभी तो इस इंटरस्टेट गिरोह के कई राज का खुलना बाकी था। गिरोह ऐसे ही लग्जरी कार फाइनेंस करवाता और उसे औने पौने दाम पर दूसरे राज्यों में बेच देता। जो गाड़ियां खरीदते वो भी पूछताछ नहीं करते, इसे फायदे का सौदा समझते। लेकिन फायदे की इस कहानी में आरोपियों का मुनाफा ही मुनाफा था। गिरोह ने उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, केरल, गोवा, कई राज्यों में अब तक 10 गाड़ियां बेची हैं। जो प्रॉफिट होता है उसको बीएसपी एम्प्लॉय और इंटरमीडिएरी जो तीनों हैं ये आपस में बांट लेते हैं। इस तरह से इन्होंने पिछले 4 महीने में फाइनेंस कंपनियों को 3 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान जो है कर दिया था। इस गिरोह में और भी एम्प्लॉयज़ और इंटरमीडिएरी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस गिरोह ने अब तक कितने की धोखाधड़ी की, फाइनेंस कंपनी को कितने का चूना लगाया। इस गिरोह में और कौन कौन शामिल है? क्या सिर्फ 10 गाड़ियों का ही सौदा हुआ या फिर इनकी फहरिस्त लंबी है? अभी गिरोह के कई राज का खुलना बाकी है। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।